क्लाइमेट चेंज ये बहुत सीरियस इशू है। हम सब या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसको हल्के में लेते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दुनिया भर में आइस पीक्स आर मेल्टिंग, सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग, कार्बन इमिशंस वर्ल्ड वाइड आर एट रिडिकुलस लेवल्स, जिसकी वजह से लोग तो दुनिया भर में डरे हुए हैं ही, अब गवर्नमेंट्स भी डरी हुई हैं और गवर्नमेंट एक्शन ले रही है एंड गवर्नमेंट इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए पैसे डाल रही हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस आ गए हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो इसमें पैसा बहुत घूमने वाला है। अब हम इन्वेस्टर्स के लिए यही तो अपॉर्चुनिटी है, उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रही हैं। आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज क्लाइमेट चेंज की बात करने वाले। अब क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना एक सेक्टर आता है, वो है रिन्यूएबल सेक्टर, द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। अब इसके नीचे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो पहले मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार क्लाइमेट चेंज कितना सीरियस प्रॉब्लम है फॉर ऑल द कंट्रीज। सिर्फ इंडिया में ही एज ऑफ नाउ जो ईवी व्हीकल्स की सेल्स है ना, इट्स ऑफ 1.3%, बैरली। बोला जा रहा है दैट बाय 2030 जो ईवी मार्केट इन इंडिया है ना वुड ग्रो 90% एवरी सिंगल ईयर। 90% CAGR की ग्रोथ का मतलब समझ रहे हो कि हो सकता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स देयर आर, जो एक्चुअली हो सकता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय 2030 $150 बिलियन की हो जाएगी इंडिया का ईवी मार्केट। रही बात चाइना की एंड रेस्ट ऑफ यूरोप की, वो ये बोल रहे हैं दैट बाय 2030 60% मार्केट शेयर वुड बी ऑफ ईवी मार्केट्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड वाइड ना हर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि अपने देश के कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, एंड इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज सबसे पहले ट्राई क्या करें कि उनके देश में कंबस्टिबल इंजन, जो पेट्रोल इंजन है, जो हिस्टोरिक पेट्रोल इंजन है, वो बंद हो। यह है सारी गवर्नमेंट्स का प्लान, ठीक है, कि किस फेज में कब तक, और स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हैं कि कब तक दे आर प्लानिंग कि उनके देश में जो कंबस्टिबल इंजन है, जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, स्पेसिफिकली मैं भी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, उनको खत्म किया जाए, जीरो एमिशन पे आए। ठीक है, नॉर्वे नेदरलैंड्स ने जो अपने आपको सिर्फ 5 साल की वो टाइमलाइन दे रखी है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बाय 2070 प्लेज किया है कि हम नेट जीरो एमिशन हो जाएंगे। सो अब देख रहे हो गवर्नमेंट्स पे कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है। अब मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस आता है ऑफ ओनिंग अ इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्सेस अ हिस्टोरिक और अ ट्रेडिशनल डीजल और पेट्रोल इंजन। अब मैं टाटा नेक्सॉन का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर आप ईवी वेरिएंट लोगे तो ऑन रोड प्राइस की पड़ जाएगी 14.76 लाख। वही गाड़ी पेट्रोल या डीजल इंजन में आपको पड़ जाएगी 8.18 लाख। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 14 लाख टू 8 लाख, बहुत कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डिफरेंस है। इज इट वर्थ इट? पता करते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रनिंग कॉस्ट आएगी ना, इट वुड बी ऑफ 1.4 रुपीज़ अ किलोमीटर, जबकि वही कॉस्ट एक पेट्रोल या डीजल इंजन के लिए आएगी 10 रुपीज़ अ किलोमीटर। ये सब एवरेज कॉस्ट ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल तरीके से अगर आप मुंबई में रहते हो, आपको गोवा जाना है, 600 किलोमीटर का डिफरेंस है। एक गाड़ी, एक पेट्रोल गाड़ी वुड कॉस्ट यू 6,000 रुपीज़, जबकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी, गैस करो एक ईवी कितना लेगी? 600 इंटू 1.4, इट इज़ ओनली 895 रुपीज़। मुंबई टू गोवा जाने में ना अगर आप ईवी व्हीकल हो गया, आपके 1,000 रुपये भी नहीं लगने। और ईवी की रियल कॉस्ट आप तब निकालते हो जब आप उस व्हीकल को लॉन्ग टर्म के लिए ड्राइव करते हो। बिकॉज अगर आप व्हीकल 6 से 8 साल के लिए ड्राइव करते हो तो ईवी पे इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज करोगे इट वुड बी बैरली 1 लाख, बैरली। बट वही कॉस्ट इन अ पेट्रोल और डीजल इंजन वुड गो अप टू 6 to 8 lakhs। तो डिफरेंस यहाँ है। तो इन द लॉन्ग रन व्हेन यू ड्राइव द ईवी फॉर 8-9 ईयर्स, 10-11 ईयर्स, तब आपको कॉस्टिंग में एक्चुअल डिफरेंस पता चलेगा। हाँ, अभी भी ईवी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। क्यों? इनके बैटरी पैक्स आते हैं, इनके कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके सस्ता कर देगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें लग रहा है कि ईवी का रेडी नहीं है, वो भी विद टाइम हल्के हल्के रेडी हो जाएगा। हो क्या जाएगा? हो रहा है। तो अगर आप ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये है पूरा अपने टेबल। पैसेंजर व्हीकल्स में पहले आता है टाटा मोटर्स, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा। कमर्शियल व्हीकल्स में अशोक लेलैंड एंड देन टाटा मोटर्स। 2 व्हीलर्स में आएगा टीवीएस एंड बजाज ऑटो। 3 व्हीलर पे आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड अतुल ऑटो। बाय द वे, अगर ईवी स्टॉक्स पे वीडियो तो अभी वीडियो रुको और नीचे कमेंट कर दो ईवी स्टॉक्स। जस्ट कमेंट ईवी स्टॉक्स, 50 कमेंट्स, आई प्रॉमिस बेस्ट ईवी स्टॉक्स की वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं दोबारा रिन्यूएबल एनर्जी पे आ रहा हूँ। ईवी तो उसका एक स्मॉल हिस्सा है। आज मैं आपको बताऊंगा गुड कंपनीज फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर।
अब अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का एम है दैट 50% जो इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है बाय 2030 शुड बी कमिंग फ्रॉम क्लीन सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इंडिया चाहता है कि इनका कार्बन एमिशन कम हो जाए बाय 45%। सिर्फ 8 साल है और ये बहुत टॉल क्लेम है, मेहनत बहुत लगेगी और कंपनीज भी लगी हुई हैं, इसलिए तो हम इन्वेस्टर्स के लिए इट्स द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब होल्ड राइट नाउ। अब कौन सी कंपनीज होंगी? कंपनीज जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करी हैं, जो फॉसिल फ्यूल के अलावा कहीं और से एनर्जी ले आए, लाइक सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड, व्हाटएवर। एंड एक चीज मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जनरली इन कंपनीज में डेट हमेशा हाई रहता है, बिकॉज आपको रिसर्च डेवलपमेंट करना है, आपको इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, स्पेस चाहिए टू फेल एंड टू ट्राई अगेन, टू फेल एंड टू ट्राई अगेन, उसके लिए ये पैसा लगता ही है। तो डेट इन कंपनीज में जनरली थोड़ा हाई रहता है। सबसे पहला स्टॉक है टाटा पावर। अब टाटा पावर का मेन काम क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये उनको जनरेट करते हैं, फिर ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी आते हैं। एंड इनका टारगेट ये है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज द टारगेट। ये कैसे करते हैं? टाटा की बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं फॉर दिस। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, वालवाहन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अभी क्या थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है, बट दे वांट टू शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी। ये आपको उनका ग्रोथ प्लान दिख रहा है। इन 2015 ओनली 16% रिन्यूएबल एनर्जी, 2022 34% होगा, 2030 would be 80%, एंड बाय 2040 to 2050 दे आर एक्सपेक्टिंग कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी जाएगा, मतलब जीरो इमिशन। टाटा की कंपनी है ही, मैनेजमेंट तो अच्छी है ही, इसके ऊपर ये बहुत भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2023 ऑफ अबाउट 14,000 करोड़। 14,000 करोड़, इट्स अ क्रेजी नंबर। एंड 14,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ सिर्फ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में ही जाएंगे। इनके फाइनेंशियल्स हैं, सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 12.7%, profit growth for the past 3 years is 104%, ROE is 8.42, ROCE is 9.30, and debt equity is definitely high, which is 2.07. सेकेंड कंपनी है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये कंपनी हिंदुस्तान की सिर्फ एक और सबसे पहली कंपनी है टू मैन्युफैक्चर सोलर ग्लास। इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ना 2010 में सूंघ ली थी और तब से गुजरात में इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया विद एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2.5 गीगावाट्स। अब इस कंपनी की थोड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये कंपनी इनोवेशन में सबसे आगे है। दिस इज द कंपनी जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला 2 mm फुल्ली टेम्पर्ड सोलर ग्लास बनाया। एंड इस ग्लास की स्पेशलिटी ये है कि इसकी पावर जनरेशन भी 10 to 15% ज़्यादा है और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ भी ज़्यादा है 20 to 40 ईयर्स। और इसी 2 mm ग्लास में ना ये सबसे कम आयरन यूज़ करते हैं। आयरन जो एलिमेंट आयरन होता है, आयरन सबसे कम यूज है, जिसकी वजह से ग्लास की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। ये यूरोप में भी एक्विजिशंस कर रहे हैं, इनकी बहुत फास्ट पेस ग्रोथ हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हैवी कर रहे हैं। एंड एज ऑफ नाउ तो ये इंडिया में मोनोपोली है ही, बट आगे जाके इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि दुनिया के मोनोपोली भी बन सकते हैं। ये पोटेंशियल इसमें है। अब इसकी रिस्क के बारे में बात करते हैं। रिस्क ये है कि जो इंडिया में सोलर ग्लास बिकता है ना, 65% वो आ रहा है चाइना, मलेशिया से। क्यों? वो बहुत सस्ते में माल यहाँ भेज देते हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाते हैं। अब अगर आपको याद हो, एक एंटी डंपिंग पॉलिसी आई थी अंडर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जहां पे थिंग्स जो चाइना से आ रही है, मलेशिया, थाईलैंड से आ रही है, आधे आधे रेटों में उन पे ड्यूटीज लगा दी गई थी, जिसकी वजह से बोरोसिल रिन्यूएबल्स को बहुत फायदा हुआ। बट अगस्त 2022 में ये स्कीम खत्म हो गई है। अब ये दोबारा रिन्यू होगी नहीं होगी अभी कुछ भी कहना डिफिकल्ट है, बट एक चीज तो पक्की है कि इनको बहुत हैवी कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स के प्रॉफिट मार्जिन्स कैन डिक्रीज। But on the other hand, they are still very optimistic for the future. इनका capital expenditure है of 1,500 crores in the coming 2 years, and ये अपनी capacity 2.5 times से बढ़ाना चाह रहे हैं by financial year 2025, मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर। इस कंपनी के फाइनेंशियल हैं, the sales growth for the past 3 years is 43.8%, the profit growth for the past 3 years is 52.5%, the ROE is 23.7%, ROCE is 27.20%, and debt equity बहुत ही इसका strong है, which is only 0.2। थर्ड कंपनी है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। हम सब जानते हैं बहुत फेमस कंपनी है, एक इंजीनियरिंग कंपनी है। ये कंपनी प्रोक्योरमेंट में है, कंस्ट्रक्शन में है, किन किन इंडस्ट्रीज के लिए काम करते हैं, किन किन सेक्टर्स के लिए काम करते हैं। दे वर्क फॉर IT, फाइनेंशियल सर्विसेज, डिफेंस, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज। अब ये तो हो गई नॉर्मल चीज। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि L&T ने टाई अप किया है विद रिन्यू पावर एंड जॉइंटली ये रिन्यूएबल एनर्जीज में काम करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स।
एंड फ्यूचर में क्या ग्रो करेंगे? एल&टी की हिस्ट्री को देख के लगता है डेफिनेटली ग्रो करेंगे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑफ $2.5 billion in the coming 4 to 5 years. $2.5 billion. It is crazy. आप जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 5%. प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is -2.09%. It's not good. ROE is 10.20%. ROCE is 11%. And debt equity is a little high at 1.58. फोर्थ कंपनी है KP एनर्जी। अब KP एनर्जी ये भी एक इंजीनियरिंग कंपनी कह सकते हो आप। इनका स्पेशलाइजेशन है ऑफ विंड एनर्जी इंडस्ट्री। अगर कोई भी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट किसी को लगाना है, फ्रॉम प्लानिंग टू कमीशन द आइडिया टू द पॉइंट कि वो एकदम खत्म हो जाए, पूरा प्रोसेस ना KP एनर्जी करती है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट ईयर रहा है। क्यों? इनका हाईएस्ट रेवेन्यू हुआ है ऑफ 250 करोड़, EBITDA was 34.2 करोड़ एंड प्रॉफिट मार्जिन was 20.9 करोड़। इनका पावर जनरेशन का पोटेंशियल इज मोर देन 1000 मेगावाट्स। आप जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 16.6%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 0.46%, ROE is 27.4%, ROCE is 32.9%, which is very very good, and debt equity is 0.2%, which is perfect. फिफ्थ कंपनी है JSW एनर्जी। अब ये कंपनी पावर जनरेशन में है एंड दे डिराइव पावर फ्रॉम देयर पावर एसेट्स जो लोकेटेड है कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, नंदयाल में एंड सलबोनी में। ये कंपनी अपने आप को इन द ग्रीन एनर्जी सेक्टर पूरा रिस्ट्रक्चर कर रही है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। मतलब आप ये देखो इनकी कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स क्या हैं। एज ऑफ नाउ दे हैव प्रोजेक्ट्स ऑफ 2458 मेगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिसमें से 2218 मेगावाट्स का विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट्स कमीशन हो जाएगा इन द नेक्स्ट 18 to 24 months। दिस इज द सिचुएशन। और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है कि कंपनी के मैनेजमेंट इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। वो बोल रहे हैं दैट उन्होंने गोल सेट किया है टू रीच 20 गीगावाट्स ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी बाय 2030, मतलब सिर्फ 8 सालों में। एंड इसमें 85 कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन ना रिन्यूएबल एनर्जी की थ्रू ही होगी। सो ये कंपनी इज ऑल्सो डूइंग ग्रेट इन द रिन्यूएबल एनर्जी ब्रैकेट। आप जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स में, इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज -3.7%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 36.10%, ROE इज 10.6%, ROCE इज 12.1% एंड डेट इक्विटी इज 0.64। दोस्त, ये थी सारी रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज। एक चीज तो श्योर है, हम हमेशा अपने पेरेंट्स को बोलते थे यार काश हमारे पेरेंट्स 90s या अर्ली 90s या लेट 90s में इंटरनेट कंपनीज में डालते पैसा, हम कहाँ से कहाँ होते। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ना कुछ वैसा ही है। हो सकता है 20-30 साल बाद लोग आपको देख के बोले अरे क्या बेवकूफ़ थे यार, अभी इन्वेस्ट कर देते। थिंक अबाउट इट, कंपनीज को स्टडी करो एंड फिजडम प्लेटफॉर्म में इनका और भी डिटेल वर्जन मिलेगा विद एवरीथिंग। सो बी श्योर डाउनलोड इट और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस कमाल की हैं, मजा आ जाएंगे, चेकआउट करो। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.